हाँ, तो रोटोरुआ शहर की बात कर रहे थे भाई। सबसे पहले तो रोटोरुआ का जो मतलब होता है ना, उसमें रोटो का मतलब है लेक और रुआ का मतलब है सेकंड। तो सेकंड लेक के नाम से एक तरह से इसका नाम पड़ा है। बेसिकली माउरी लैंग्वेज में बोलते हैं रोटोरुआ ना सेकंड लेक को। तो जिस लेक पे अभी हम आए हुए हैं रोटोरुआ लेक, इसी लेक के ऊपर ही सिटी का नाम भी पड़ा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो। तो यहाँ आना तो बनता ही है ऑब्वियसली। पूरे शहर की बात करें तो भाई अराउंड 2614 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और पॉपुलेशन की बात करें तो भाई 80,000 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे रहते हैं। और जो भाई माउरी लोग थे ना, उनका मेजर हब यही माना जाता है, मतलब उनके कल्चर से रिलेटेड आप समझ लो। और जैसे कि मैंने बताया, ये पूरा शहर ना एक वोल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। जी हाँ भाई, तो यहाँ पर जियो थर्मल एक्टिविटी इतनी ज़्यादा हाई है कि पूरे शहर में ना जगह जगह से भाई सल्फर गैस निकलती है। आपको ऐसे सड़े हुए अंडे की बदबू आएगी और स्टीम निकलती हुई दिखेगी जगह जगह। इवन भाई अभी जिस लेक पे मैं आया हुआ हूँ, यहाँ भी देखो, तो ये आपको दिख रहा है, ये सल्फर है भाई। और थोड़ी थोड़ी स्टीम भी निकलती हुई दिख रही होगी शायद। देखो हर जगह से भाई भाप निकल रही है लिटरली। हालांकि इस वाली लेक का पानी शायद इतना गर्म नहीं है। तो इस सिटी के नीचे जो ज़मीन है ना, वहाँ पे भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई है कि वो ग्राउंड वाटर को इतना मतलब 100 डिग्री तक उबाल देती है, जिसकी वजह से ये पूरी भाप निकलती है ज़मीन के अंदर से। ऐसे ही कुछ मैंने आपको एक जापान में बेपू करके सिटी है, वहाँ भी दिखाया था, जगह जगह पे भाप निकल रही है। तो उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है ये पूरा सिटी। एंड इसी रीज़न की वजह से ये सिटी फेमस है अपने हॉट स्प्रिंग्स और मड बाथ, इसके अलावा नेचुरल गीजर्स की वजह से। इस शहर में ना हक्का डांस हो गया, माउरी लैंग्वेज हो गई, वुड कार्विंग हो गई, हैंगी कुकिंग हो गई, ये अभी तक बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखी है। और तो और जी, इस पूरे शहर में 15 से भी ज़्यादा लेक्स है। जी हाँ भाई, ये सिटी ही पूरी लेक्स के उससे फेमस है, जिसमें से एक लेक में मैं आया हूँ और एक और लेक आपको दिखाऊंगा बहुत सुंदर। एंड इनमें से काफ़ी सारी लेक्स तो ना भाई वोल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बनी है। जी हाँ भाई, मतलब वोल्केनो ऐसे इरप्ट हुआ, फटा, और उसकी वजह से एक लेक क्रिएट हो गई नेचुरली। सोचो, रोटोरुआ को ना माउरी कल्चर का हर्ट भी बोलते हैं पूरे न्यूजीलैंड में। और जब 1800s में यहाँ पे यूरोपियंस आए, पहले तो आपको ये बताता हूँ माउरी लोग होते कौन है। तो भाई जो नेटिव इंडिजिनस लोग थे ना यहाँ के, जो ब्रिटिशर्स से पहले आए थे, मतलब यूरोपियन से पहले आए थे, वो उनको बोला जाता है माउरी ट्राइब्स। तो पहले वो लोग यहाँ रहते थे, फिर यहाँ पे यूरोपियंस आ गए, तो यूरोपियंस की पॉपुलेशन बढ़ने लग गई। अब 2021, 22, 23, 24, 25, 26 में इंडियंस ज़्यादा आने लग गए, तो इंडियंस की पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। तो जब 1800s में यूरोपियन यहाँ पर आए, तो उनके लिए ये सिटी ना एज अ टूरिज्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गई माउरी कल्चर देखने के लिए। ये देखना भाई, ब्लैक स्वॉन तैरते तैरते किनारे पे आ गई, खाना ढूंढ रही होगी बेचारी, बट मेरे पास कुछ नहीं है बहन देने के लिए। बहन है भाई, ये पता नहीं जो भी है। और गर्दन देखो ना कितनी लंबी है, पानी कैसे पी रही है। और आगे की नोक देखो इनकी, लाल कलर की, बढ़िया लग रहा है यार, पहली बार देखी है मैंने तो। और वो देखो नॉर्मल पक्षी भी पानी यहीं से पी रहे हैं। तो ऐसे ना ब्रिजेस से बने हुए, आप वहाँ पे जाके फ़ोटो वीडियो ले सकते हो। एक देखो क्रूज़ खड़ी हुई है कितनी बड़ी, लेक लैंड क्वीन क्रूज़, शायद से ये डिनर या कुछ पार्टी वार्टी होती होगी शाम के टाइम। फिर उधर भी देखोगे बैठने का सिस्टम बना हुआ है, काफ़ी सारे इंडियंस हैं वहाँ देखोगे तो। इसके अलावा छोटी छोटी बोट्स भी है, शायद आप ये ले भी सकते हो राइड इनकी जाके। तो यहाँ देखोगे ना, यहाँ थोड़ा सा कीचड़ कीचड़ है, हालांकि गंदगी नहीं है, कूड़ा वूड़ा नहीं है, सारी नेचुरल चीज़ें हैं। ये देखो सल्फ़र की वजह से ऐसे नीचे से स्टीम भी निकल रही है। तो यहाँ का थोड़ा सा पानी आपको ख़राब सा लगेगा, बुलबुले से छूटते हुए, वाइट सा झाग सा। लेकिन आगे जैसे जैसे देखते जाओगे भाई, काफ़ी साफ़ पानी है और काफ़ी बड़ी लेक है यहाँ पे। देखोगे ना वो पीछे तक पहाड़ी सा भी है एक वहाँ पे, उधर देखो भाई दूर दूर तक सारी लेक ही लेक। बाकी रोटोरुआ लेक के बारे में बात करें तो भाई अराउंड 79 स्क्वायर किलोमीटर का इसका साइज़ है, सरफेस एरिया जो कि काफ़ी बड़ी है भाई। मैक्सिमम डेप्थ जो है इसकी वो 45 मीटर्स की है और एवरेज डेप्थ आप देखोगे तो 10 मीटर्स की है। एलिवेशन अबव सी लेवल की बात करें तो भाई अराउंड 280 मीटर्स है। और फन फैक्ट भाई, इस पूरी रोटोरुआ लेक में ना 800 बिलियन लीटर से भी ज़्यादा पानी है, 800 बिलियन लीटर सोचो। और लेक का जो टेम्परेचर है ना भाई, वो ऑब्वियसली पूरे साल में चेंज होता रहता है। विंटर्स में अराउंड 12 to 16 डिग्री सेल्सियस होता है और समर में अराउंड 20 to 24 डिग्री पहुंच जाता है। तो गर्म तो नहीं है भाई ये लेक, हालांकि यहाँ से स्टीम जरूर निकल रही है, ये पार्ट हो सकता है थोड़ा बहुत गर्म हो। सल्फ़र भी है देखो, तो उंगली ना ही डाले तो ज़्यादा बढ़िया। बट वैसे लेक के अंदर कोई भी इसका इफेक्ट नहीं है, मतलब इतनी गर्म नहीं है लेक। तो मैं आपको बता रहा था ना, कुछ लेक्स जो है वो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन की वजह से हुई है, तो उनमें से एक ये भी है। बहुत एंशिएंट टाइम पे भाई एक वोल्केनो फटा था, जिसकी वजह से ना ऐसे गड्ढा सा बन जाता है, क्रेटर जिसे बोलते हैं। मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था ऑकलैंड में। तो उसी क्रेटर में ओवर टाइम पानी भरने की वजह से ये लेक क्रिएट हुई है। सोचो कितना बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा कि इतना बड़ा क्रिएटर बन गया भाई, सब लेक ही इतनी बड़ी है। तो चलो जी, यहाँ से तो चलते हैं। हेलीकॉप्टर भी जा चुका है, वैसे मैं चाहूँ तो ड्रोन उड़ा सकता हूँ, बट रिस्क मैं लेता नहीं हूँ। और अगर ड्रोन शॉट आपने देखे होंगे पिछली फुटेज में, तो ऑनलाइन स्टोरी ब्लॉग्स जैसी वेबसाइट है जहाँ पे आप फुटेजेस खरीद सकते हो।
तो वहीं से मैंने ली होगी वो ड्रोन फुटेज और आपको दिखा दी होगी। मेरे को समझ नहीं आता भाई, जैसे स्टोरी ब्लॉग्स है, यूट्यूब है, इतनी यहाँ के ड्रोन शॉट्स अवेलेबल होंगे बट अलाउड नहीं है, तो फिर कैसे अवेलेबल है? या तो मैं ही कुछ ज़्यादा डरता हूँ उड़ाने के मामले में, पता नहीं, चलो जो भी है। ये देखो भाई मोटर होम यहाँ भी खड़ी है, ये तो नॉर्मल गाड़ी है और इसकी के जस्ट साथ में भी मोटर होम है और वो रही अपनी मोटर होम पीछे। क्या मस्त है भाई, खाली पड़ा है यार। मेरे को लग रहा है लेक ना सुबह सुबह आ गए होंगे ज़्यादा लोग, 7-8 बजे। अब धूप भी निकल गई है, हालांकि गर्मी नहीं लग रही। मैंने देखो अभी भी भाई हुडी पहन रखी है, मतलब स्वेट शर्ट, तो मुझे गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, बट धूप की वजह से हो सकता है लोग, मतलब न्यूजीलैंड में ना थोड़ा ये सीन है कि लोग अपना दिन बहुत जल्दी शुरू करते हैं। अराउंड 5 बजे उठ जाते हैं, कुकिंग वुकिंग करके शावर लेके 6-6:30 निकल जाते हैं घूमने, और दोपहर को 3-3:30-4 बजे अपना कैंप ग्राउंड ढूंढ के रुक जाते हैं। और हमें आदत है भाई थोड़ा लेट उठने की, लेट दिन शुरू करने की, बट यहाँ पे अब धीरे धीरे सुधारनी पड़ेगी, तभी अगले 13 दिन जो बचे हैं बढ़िया निकलेंगे। वरना 5-5:30 तो भाई अंधेरा ही हो जाता है रोज़ रोज़, तो फिर क्या ही घुमाऊँगा मैं आपको, है ना। तो अब से भाई 7-8 बजे उठना पड़ेगा, 9 बजे निकलना पड़ेगा हर जगह के लिए, और घूम फिर के 4:30-5 बजे अपना कैंप ग्राउंड में पार्किंग लगा दो, ताकि पार्किंग की भी दिक्कत ना हो। पार्किंग तो भाई अच्छी खासी है, लेक के पास गाड़ी होगी तो स्पेशली देखो काफ़ी स्पॉट्स खाली पड़ी है। अब सुबह सुबह क्या हाल होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन इस टाइम पे काफ़ी सही है। और ये देखो क्या क्या है यहाँ पे, वो वॉशरूम्स भी बने हुए हैं लेक के पास, और पता नहीं कैसे होंगे। ज़्यादातर मैंने जो सुना है पब्लिक वॉशरूम न्यूजीलैंड के काफ़ी अच्छे होते हैं साफ़ सुथरे से, बट यहाँ का देखे नहीं मैंने। तो अभी मैं फ़िलहाल थोड़ा सिटी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ भाई, रोटोरुआ, उसके बाद चलेंगे ब्लू लेक पे। पास में ही है सिटी, 400 मीटर दिखा रहा है। ईट स्ट्रीट करके एक जगह है, वहाँ पे कैफ़ेज़ वगैरह है काफ़ी सारे यहाँ के, तो देखते हैं। खाने का तो कुछ नहीं लेना। कहाँ से जाऊँ यार, यहीं से? हाँ यहीं से ही जाना। मतलब यहाँ ज़रूरी नहीं भाई, बड़ी वाली मोटर होम का ही कल्चर है। लोगों ने अपनी गाड़ी में भी पूरा बेड और किचन सेटअप बना रखा है। वॉशरूम तो ऑब्वियसली नहीं बन सकता गाड़ियों में, पर बेड और किचन है उनके में, जैसे अपनी स्कॉर्पियन में है ना। तो भाई अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। मैंने भी मतलब अपनी स्कॉर्पियन में इसलिए बनाया, जो अब अगली रोड ट्रिप होने वाली है, मतलब अब तो बता ही सकता हूँ, खैर ज़्यादा छुपाने की वैसे ज़रूरत लग नहीं थी मुझे, पर हाँ अच्छी खासी कंट्रीज़ में जाने वाला हूँ मैं स्कॉर्पियन को लेके। तो अब हर जगह पे ना अपने पास एक प्रॉपर किचन होएगी, एक गैस स्टोव होएगा, ब्यूटेन के सिलेंडर डलते हैं जिसमें, तो मैं कुकिंग कर सकता हूँ कहीं पे भी आराम से। अब खाने के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा, राशन पानी अपना लेकर चलेंगे थोड़ा थोड़ा, और कुछ कुछ देशों में इंडियन ग्रोसरी स्टोर मिल जाते हैं, वहाँ से ख़रीद भी लिया करेंगे राशन। अरे मच्छर, अरे 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 ज़्यादा ही मच्छर है, मुँह बंद रखना पड़ेगा घुस ना जाए। देखो ये है भाई वॉशरूम यहाँ के ना, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो दिखने में भाई, और डस्टबिन्स भी है हर जगह। तो मैं कह रहा था मेरी स्कॉर्पियन में भी है, पूरा किचन भी है, और एक 4x6 का ना बेड भी है भाई, 2 लोग सो सकते हैं उसमें। हालांकि वॉशरूम नहीं होते तो मेरे को थोड़ा सा कैंपिंग में दिक्कत होती है। जैसे मोटर होम में वॉशरूम है कि रात को सुसु आ जाए, एटलीस्ट सुसु तो जा सकते हैं ना, पोटी नहीं जा रहे हम, पोटी बाद में बाहर कहीं कर लेंगे किसी वॉशरूम्स में। ओपन में तो यहाँ भी अलाउड नहीं है भाई कि खेत देखा और बैठ गए, वो सब नहीं चलता है। बट ये है कि टॉयलेट के लिए भी अपना गाड़ी के अंदर हो ना, तो रात को मैं सो सकता हूँ। तो इसलिए मैं स्कॉर्पियन में नाइट कैंपिंग शायद ही करूँ भी तो ऐसी जगहों पे करूँगा जहाँ पब्लिक वॉशरूम पास में होंगे और सेफ़ भी होगा ऑब्वियसली, प्लस होटल्स बहुत महंगे मिल रहे होंगे, इसलिए मैं करूँगा। वरना मुझे वैसे ज़रूरत नहीं है इतनी भाई, होटल्स में ही रुका करेंगे हम ज़्यादातर। तो वाईफाई चाहिए होता है और कंफर्ट भी चाहिए होता है यार, हमें वीडियोज़ वगैरह अपलोड करनी है, काम होते हैं बहुत सारे ना, तो इस वजह से। ये देखो भाई काफ़ी सारे कैफ़ेज़ हैं यहाँ, और ये देखो छपे हुए ना, ये परफॉर्मिंग नाइटली 6:30 माउरी कल्चर एक्सपीरियंस अगर आपको करना हो तो 6:30 बजे यहाँ पे कर सकते हो। मातारी की रूम है भाई। सब ये पेड़ देखना बिल्कुल गंजा हो गया, बेचारे के बाल झड़ गए, इसको टर्की भेजना पड़ेगा ट्रांसप्लांट के लिए। सारे पत्ते सूख गए, उस वाले में हैं थोड़े थोड़े देखो, और पत्ते भी अलग ही कलर के है भाई, पिंक ऑरेंज का मिक्सचर सा लग रहा है भाई। देखना रात को तो बड़ा डरावना सा फील हो यहाँ पे आके। फिर जितनी भी आप गाड़ियाँ देख रहे हो ना भाई, ज़्यादातर लोकल लोगों की नहीं, ज़्यादातर टूरिस्ट की ही है, या जो लोग ऑकलैंड से घूमने आए हुए हैं। 2.5 घंटे का रास्ता है गाड़ी से। होटल्स वगैरह भी देखो हैं, नोवोटेल है यहाँ पर, कैफ़ेज़ वगैरह है, वो ईबीस होटल है। तो मतलब एवरेज होटल प्राइसेस जो है वो 7-8 हज़ार रुपये से स्टार्ट होते हैं नाइट के, एक मतलब 120-130 न्यूजीलैंड डॉलर के हिसाब से। पर चलो अब अपने को कम से कम होटल रूम की टेंशन नहीं है। और मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत पता है क्या लगती है होटल रूम में भाई, रोज़ सुबह उठो, चेकआउट करो, सामान समेटो पूरा, हैं चार्जिंग से हटाओ सामान, बैग सूटकेस पैक करो और फिर निकलो। तो अब वो मोटरों में दिक्कत नहीं है, एक बार सारा सामान सेट कर लिया, अपना मज़े से घूमते रहेंगे भाई, टेंशन की बात ही नहीं कोई। बड़ा सा देखो पार्क बना हुआ है भाई, कोई नहीं है, 1-2 लोग ही बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये देखो ये रहा वो पेड़। तो न्यूजीलैंड इज़ ऑल अबाउट नेचर। यहाँ पे शहरों में कोई टूरिस्ट जगह नहीं है ज़्यादा घूमने की, कि मैं आपको एफिल टावर जैसे कोई स्पॉट्स दिखा रहा हूँ। ज़्यादातर यहाँ पे लोग रोड ट्रिप करते हैं,
जंगलों में, कैंप साइट्स में, लेक के किनारे रुकते हैं और लाइफ स्लोली इंजॉय करते हैं। भागम दौड़ वाला सीन नहीं होता है यहाँ। साफ सफाई तो भाई पूरी है, सिर्फ पत्ते ही गिरे हुए हैं पेड़ों के, और कोई रैपर वैपर नहीं, डस्टबिन में ही डालते हैं लोग। जापान में तो डस्टबिन भी नहीं थे, फिर भी साफ़ रहता था। यहाँ तो चलो डस्टबिन है भाई, और बोर्ड वोर्ड लगे हुए इस तरह के। और मेरे ख्याल से ये सामने आ गई है ईट स्ट्रीट। हाँ वो लिखा, देखो ये लिखा ना ईट स्ट्रीट, नाम ही ईट स्ट्रीट है, क्योंकि यहाँ खाने पीने की काफ़ी जगह है। देखो ना भाई, इतने पक्षी बर्ड्स आते हैं यहाँ पे। इन्होंने लिटरली पिलर्स के ऊपर कांटे लगा रखे ताकि बैठ के यहाँ पे नीचे पोटी ना करे, इसलिए इतना साफ़ सुथरा है भाई। और ये पूरी ऐसे ओपन स्ट्रीट बनी हुई है जिसमें दोनों तरफ रेस्टोरेंट्स हैं। 100% इंडियन रेस्टोरेंट भी होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई, इतने इंडियंस रहते हैं। इटालियन है, ये देखो ये रहा रेस्टोरेंट, और भी काफ़ी सारे हैं आगे रेस्टोरेंट। और मेनली तो यहाँ शाम के टाइम सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, क्योंकि लोग अपना बियर और ड्रिंक करने के लिए आते हैं और इन्जॉय करते हैं अपना टाइम। इस टाइम पे इतनी भीड़ नहीं है, खाली सा पड़ा हुआ है अभी तो फ़िलहाल, बट होगा तो सही। इंडियन रेस्टोरेंट देख लेना, पक्की बात है। तो अभी फ़िलहाल मैं कोई एक ऐसा स्टोर ढूंढ रहा हूँ भाई जहाँ पे आरवी का सामान मिलता हो। तो मेरे को बेसिकली ना एक केमिकल वाले कैप्सूल आते हैं जो आपको टॉयलेट सीट के अंदर डालने पड़ते हैं। वो देखो इंडियन स्टार रेस्टोरेंट कहा था ना भाई, 100% होगा, और मिल ही गया, देख लो। हाँ, तो वो केमिकल्स डालने होते हैं। तो उससे क्या होता है कि इन केस अगर मुझे मतलब वो वहाँ पे पोटी करनी पड़ गई, तो वो उसको सॉलिड को ना लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं वो केमिकल। तो वो इन्होंने मोटरों वालों ने दिए नहीं, जबकि देने चाहिए थे भाई मेरे हिसाब से। पर ठीक है चलो, मिल जाएंगे ईजिली, और ज़्यादा महंगे भी नहीं होते, तो वो ले लेते हैं और रख लेते हैं। शहर तो भाई छोटा सा ही है, ऐसा जितना कुछ है नहीं। और ये वाला एरिया तो मतलब क्या है, ये ईट स्ट्रीट ही है यहाँ पे। ये वाली बस जहाँ पे अभी मैंने आपको गया था, एक ये लेडी जेंट्स आइसक्रीम पार्लर। ठंड में भाई मन तो इतना करता है आइसक्रीम खाने का, बट प्रॉब्लम है मेरे टॉन्सिल्स की। मेरे टॉन्सिल्स एकदम से भाई एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर मेरी पूरी ट्रिप की ऐसी तैसी कर देंगे। तो बेटर है मैं थोड़ा अवॉइड ही करूं भाई। अच्छा, इस पार्क का नाम है वॉर मेमोरियल पार्क, और डॉग्स वगैरह अलाउड नहीं है यहाँ पे। बाकी स्ट्रीट का नाम ये है, देखो इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, जो इनकी माउरी लैंग्वेज है ना उसमें भी लिखा हुआ है। तो वाकायुई स्ट्रीट है, जिसको बोलते हैं ती त्रिती ओ वकावे। तो इसमें मैप में दे भी रखा है कहाँ कहाँ है। हम यहाँ पर है ईट स्ट्रीट के पास। वॉशरूम देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है जी, यहाँ पे भी है देखो। तो आसपास काफ़ी वॉशरूम है, आप पब्लिक वॉशरूम का यूज़ कर सकते हो। और देखो हॉट स्प्रिंग्स एंड स्पास कितने सारे हैं यहाँ पे। हमने जो बुक करा है उसका नाम है हेल्स गेट भाई। वो यहाँ का सबसे फेमस है, जहाँ पे ओपन में आपके साथ मतलब आपको मड बाथ मिलती है। तो उसके फ़ायदे क्या है सब कुछ वो डिटेल में तो वहीं जाके बात करेंगे। बट बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा महंगा है बट वर्थ इट है भाई। अगर आप आ रहे हो तो ज़रूर लेना, मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं वापस जा रहा हूँ भाई कैरावैन की तरफ। अपनी कैरावैन उठाते हैं। वो जो सप्लाईज़ मैंने बताया ना वॉशरूम के लिए केमिकल लेने हैं, वो यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर मिल रहा है। एक आरवी का स्टोर है पूरा, तो उन्हीं के पास जाएंगे, उन्हीं से ही थोड़ा सजेशन लूँगा, क्योंकि मेरा तो फर्स्ट टाइम है भाई आरवी। तो कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए किस सिनेरियो में, वो 2-3 बोतलें जो बताएंगे उठा लेंगे अगले 14 दिन 13 दिन के लिए। और फिर उसके बाद चलेंगे भाई ब्लू लेक। वहाँ पे करेंगे कुछ अच्छे सा कुकिंग। पास्ता बनाने का सोच रहा हूँ आज मैं, तो वहाँ पे पास्ता बनाएंगे और लेक के किनारे बैठ के मज़े से खाएंगे। और फिर हमारी 3 बजे की दोपहर को बुकिंग है स्पा की, मतलब वो मड बाथ और स्पा, तो वहाँ जाएंगे। पेड़ तो भाई आधे से ज़्यादा गंजे हो चुके हैं यहाँ पे इस टाइम पे। अब सर्दियों का ट्रांजिशन फेज़ है ये, जैसे कि मैंने बताया जून जुलाई अगस्त में सर्दियाँ हो जाती हैं यहाँ पे पीक। तो अभी मतलब वो गर्मियों से सर्दियों का ट्रांजिशन चल रहा है जब हम आए हुए। बस अगस्त में मतलब पीक सर्दियाँ पड़ना शुरू हो जाएगी, मतलब जुलाई में ही पड़ जाती है। देखो भाई झूले वूले भी लगे हुए हैं, और मतलब ना प्रॉपर मेंटेन्ड भी है भाई। बेंचेज है देखो, बैठ के खाना वाना खाना हो, टाइम पास करना हो तो बढ़िया। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है। अब टैक्स लेती है ये देश नो डाउट ज़्यादा अपने सिटीजन से, पर मुझे लगता है भाई वो टैक्स वसूल भी तो हो रहा है ना लोगों के द्वारा। अच्छी सड़कें मिल रही है, अच्छे पार्क्स मिल रहे हैं, पब्लिक वॉशरूम अच्छे मिल रहे हैं, बैठने की जगह मिल रही है बच्चों के लिए, देखो झूले वूले मिल रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ वॉशरूम भी है यहाँ, एक बार देख ही आता हूँ। ज़रूरत तो नहीं है जाने की, बट पता चल जाएगा कैसा है कि कल को यूज़ करना पड़े ऐसा तो यूज़ कर सके। वरना मैकडोनल्ड जैसे रेस्टोरेंट्स में तो भाई होता ही है अच्छी क्वालिटी का, मतलब साफ। भाई ऑक्यूपाइड थे, देख नहीं पाया, बट लिखा था क्लोज्ड एट नाइट। तो पब्लिक वॉशरूम की यही दिक्कत होती है, रात के टाइम पे बंद होते हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन जो पेड वाले कैंप ग्राउंड है ना, वहाँ पे भाई आप रात में जाओ, रात के 3 बजे जाओ, सेफ्टी भी है और साफ़ सुथरे वॉशरूम मिलते हैं और हमेशा खुले मिलते हैं। इसलिए हम कोशिश यही करेंगे पेड वाले कैंप ग्राउंड ही लिया करें। मजबूरी कल की तरह रुकना पड़े तो अलग बात है फ्री में, वरना मैं अवॉइड ही करता हूँ इसलिए भाई। हाँ, और भाई पूरे शहर में से सड़े हुए अंडे की बदबू आ रही है, बेसिकली सल्फ़र की है वो। सल्फ़र का क्या होता था केमिकल, वो H2S ना, मेरे ख्याल ये जितना याद है मुझे केमिस्ट्री, H2S ही होता था शायद। तो H2S की स्मेल या सल्फ़र की या सड़े हुए अंडे की बहुत ही गंदी स्मेल है पूरे सिटी में। नाक में घुस रखी है मेरे बुरी तरह से।
तो निकलते हैं भाई। देखो जगह जगह पे बेंचेस भी लगे हुए हैं बढ़िया से बैठने के लिए। बाकी वो जो क्रूज़ है ना उसके लिए टिकट ऑफिस ये बना हुआ है वहीं पे ही लेक के पास में, और वो जो बोट दिखी थी उसके लिए ये बना हुआ है, यहाँ से भी आप ले सकते हो। जेट बोट है ये, स्पीड जेट वाली, क्या कहते हैं जो भी कहते हैं स्पीड बोट। हाँ ये भी पार्क है पूरा, वो रही सामने लेक जो मैंने आपको दिखा दी। बस खड़ी हुई है, इंडियंस उसी में आए हैं भाई, लगभग 40-45 लोग लग रहे हैं, और अपनी कैरावैन खड़ी है वो सामने। तो चलो जी चलो निकला जाए अब यहाँ से। तो अगली जो इंटरनेशनल रोड ट्रिप है ना अपनी, उसमें जैसे बड़े बड़े जो देश है जहाँ पर कैरावैन का बहुत ज़्यादा कल्चर है, वहाँ पे भाई मैं सोच रहा हूँ स्कॉर्पियन को ना कैंपिंग ग्राउंड में ले जाके वहीं पे ही सोया करे गाड़ी में ही, वहीं कुकिंग करे, वहीं लॉन्ड्री यूज़ करे, क्योंकि वॉशिंग मशीन्स भी होती है और वहीं पे वॉशरूम्स भी होते हैं। पेड वाले होते हैं वो कैंपिंग ग्राउंड, फ्री वालों में इतना अच्छा नहीं होता। तो पेड कैंपिंग ग्राउंड लूँ, $10-20 $30 ऐसे मिल जाते होंगे हर जगह, और होटल रूम मिलेंगे भाई कम से कम नहीं तो $100 के या $80 का। तो कुछ दिन ट्राई करेंगे स्कॉर्पियन में प्रॉपर कैंपिंग करने की, मज़ा आएगा दूसरे देश में जहाँ पे सेफ़ होगा वहीं पे, क्योंकि मैं गाड़ी के साथ रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, क्योंकि दूसरे देश में जाके कोई शीशा तोड़ गया अगर मेरी गाड़ी का तो वो मिलना भी नहीं है और मैं रिस्क लूँगा नहीं। तो इसलिए जहाँ सेफ़ होगा पूरा वहीं पे ही खाली, वरना नहीं भाई। तो गाड़ी वाले रोक तो देते हैं, इन भाई साहब ने बड़ी स्पीड में आ रहे थे। लेट्स गो जी लेट्स गो, चला जाए। बाकी चाय वाय बनाई थी उसके लिए भाई गैस ऑन करी थी, तो अभी वापस से इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना चलती गाड़ी में बंद ही रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, रिस्क नहीं रहेगा बिल्कुल। अब वहाँ ब्लू लेक के पास जाके वापस खोलना पड़ेगा इसे, और फिर पास्ता बनाऊंगा क्रेजी लेवल। बाकी डस्टबिन का जुगाड़ नहीं था तो मैं ये थैली ले आया था कल गार्बेज बिन वाली, तो यहाँ पे लटका ली है। अब इसी में एक आज का सारा कूड़ा इकट्ठा करके फिर हम डिस्पोज कर देंगे। बाकी ये सीढ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है भाई, इसको इस तरह से पुश करो, अंदर चली गई, और ये बंद कर देते हैं। अंदर आने जाने के लिए मैं ज़्यादातर ये वाला दरवाज़ा यूज़ करता हूँ, क्योंकि इसकी ना चाबी नहीं है अलग से, लॉक होता है सिर्फ अंदर से ही, पता नहीं खो दी इन्होंने क्या सीन है, तो इसलिए अंदर से एक बार लॉक हो जाए तो फिर मैं ये अंदर बाहर जाने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ये सारे लॉक भी भाई करने पड़ते हैं चलने से पहले, वरना अगर ये खुल गया तो सारा सामान हमारा बाहर गिर सकता है गड्ढों वड्ढों में। और टॉयलेट का दरवाज़ा बंद है, ये बंद है, देखो ये सारे बंद कर देते हैं। फिर भाई चलती गाड़ी में उन्होंने बोला था कि कोशिश करना लाइट बंद ही रखो, लाइट की ज़रूरत तो है नहीं, बंद कर देते हैं। वाटर पंप की भी ज़रूरत नहीं है, बंद कर देते हैं। फ्रिज हमेशा चलते रहने देंगे। और मीडिया ना इसमें ये ब्लूटूथ सा ऐसे डिवाइस लगा हुआ है, तो अपना फ़ोन आप इससे कनेक्ट कर सकते हो, फिर पूरी गाड़ी में स्पीकर है तो आप गाने वाने सुनने हो तो इससे सुन सकते हो। बट दिक्कत क्या है ना, इस गाड़ी में ये जो प्लग है ये नहीं चलते भाई, ये जब ही चलेंगे जब आप किसी कैंप ग्राउंड में खड़ी करोगे गाड़ी और वहाँ पर प्लग लगाओगे इलेक्ट्रिसिटी का। तो एक ये प्लग्स हो गए और ये अवन हो गया, और ये अवन नहीं माइक्रोवेव हो गया, अवन तो गैस से चलते हैं। तो ये दो चीज़ें चलाने के लिए आपको कैंप ग्राउंड लेना ही पड़ेगा पेड वाला, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन आपको मिल पाए, वरना नहीं चलेगा। तो अब चार्जिंग की बड़ी इशू आ रही है यार हमें, क्योंकि इसमें ना ये USB है और वो भी टाइप सी नहीं है, मोटे वाली USB है, पुराने बहुत स्लो चार्ज करते हैं। और इसको चालू रखने के लिए ये मीडिया का बटन ऑन रखना ही पड़ता है, तो इसलिए इसको हम बंद ही नहीं कर रहे, चालू रहने देंगे, कुछ ज़्यादा बिजली खींचता भी नहीं है ये। तो USB से अपने पावर बैंक से हम फ़ोन वोन तो रात को चार्ज कर रहे हैं, लेकिन लैपटॉप नहीं हो पाएंगे इनसे। लैपटॉप चार्ज करने के लिए ना एक वो आता है कार चार्जर, जो सिगरेट लाइटर वाला ना, तो वो लेना पड़ेगा कहीं से, तब जाके रात को फ़ोन और लैपटॉप फास्ट स्पीड में चार्ज हो पाएंगे बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी, मतलब चलती गाड़ी में भी। तो वो मेरे पास घर पे था, मैं भूल गया लाना, अब यहाँ से लेना पड़ेगा एक, कोई नहीं। और इसके अलावा क्या था, बस बंद करते हैं सारे, एक ये रह गया, इसको भी करते हैं लो। चलो जी भाई चलते हैं यहाँ से, ज़्यादा दूर है नहीं, 2 किलोमीटर दूर ही है वो स्टोर जहाँ से ख़रीदना है। तो जी प्लान में थोड़े से चेंजेस है, अभी सामान हम ले नहीं रहे हैं, कोशिश करेंगे शाम को जल्दी फ्री हो गए 5 बजे से पहले तो तब ले लेंगे, वरना 5 बजे के बाद तो वैसे ही सब बंद हो जाता है। फिर हम आगे अगले शहर में ले लेंगे, क्योंकि अभी जा रहे हैं फिलहाल ब्लू लेक के लिए, क्योंकि 2 ऑलरेडी बज चुके हैं भाई, 3 बजे हमारी बुकिंग है, तो बुकिंग छूटे उससे अच्छा एक्सप्लोर कर लेते जल्दी पहले। पर भाई सुंदर बहुत है, और RV लाइफ में ना मजा भी बहुत आ रहा है देखा जाए एक तरह से। और सबसे अच्छी बात भाई, रोज रोज बैग पैक करके निकलने की समस्या खत्म भाई, आराम से अपना उठो, आराम से फेस वॉश करो, नहाओ नहाओ आपकी मर्जी है, और अपना निकल जाओ बढ़िया से। तो अभी तक तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है। हालांकि आज हमारा देखा जाए तो सेकंड डे है, या ऑफिशियली फर्स्ट डे है, कल तो बस पिक करके निकले ही थे, तो आज ही हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भाई पूरे शहर, लिटरली शहर में भी और शहर के बाहर भी सल्फर की बदबू ही बदबू, निकल ही नहीं रही भाई, मेरे को तो लग रहा है गाड़ी में भी घुस चुकी है गाड़ी से भी नहीं निकल रही। तो थोड़ा शुरू में अजीब लगेगी आपको, बट ऐसी नहीं है कि बेहोशी हो जाओगे बिल्कुल, ओवरऑल ठीक है।
और यार ये चलाने में भी जैसे मेरे को कल जितना डर लग रहा था ना, उतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। गाड़ी की तरह ही चलाओ आप, बिल्कुल जैसे आपने कोई एसयूवी चलाई हो, स्कॉर्पियो या फिर फॉर्च्यूनर, वैसा ही पूरा फील आता है चलाने में। बस पीछे जो बड़ा सा ट्रेलर लटका पड़ा है अपने एक तरह से, उसको संभाल के चलाना पड़ता है कट्स पे, कि आपको जितना टर्न लेना, यू टर्न लेना, तो वो थोड़ा सा लंबा टर्न लेना पड़ता है। जैसे गाड़ी में तो हम बिल्कुल भिड़ा के भी राइट ले सकते हैं ना, पर इसमें अगर आप भिड़ा के लोगे तो पीछे का ट्रेलर रैंप पे चढ़ जाएगा, या डिवाइडर जो होता है ना रोड के बीच में, तो इसलिए थोड़ा आगे जाके ऐसे टर्न मारना पड़ता है, बस उसी में समस्या है। और यहाँ आरवी का कल्चर इतना अच्छा है भाई। तो भाई मेन सिटी से बाहर निकल चुके हैं। ब्लू लेक ना थोड़ी आउटर साइड में है, यहाँ से लगभग 11-12 किलोमीटर दूर है, तो हार्डली 10 मिनट ही लगेंगे। मेन हाईवे पे 70 की स्पीड लिमिट है, मैं तो 50-60 ही चला रहा हूँ। बट भाई सुंदर बहुत है, और ये आरवी लाइफ में ना मज़ा भी बहुत आ रहा है देखा जाए एक तरह से। मतलब ना भाई लोगों में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग मतलब आरवीज देखते रहते हैं, कल्चर है आरवीज का। इंडिया में अभी इतना कल्चर है नहीं, हालांकि काफ़ी लोग बनवा रहे हैं आरवी, बट ना तो कैंप ग्राउंड है इंडिया में अच्छे, ना लोगों के अंदर उनको लेके इतनी सेंस है। तो इसलिए बेटर है भाई अपना, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा इंडिया में, लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत नहीं है। आप आराम से चलाओ, कोई नहीं पीछे से हॉर्न भी नहीं बजाता भाई, आराम से अपना कट लो, एक्सीडेंट बचाओ, मेन वो है बस। थोड़ी देर लेट पहुँच जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट ओवरऑल वैसे सेफ रहना चाहिए। भाई नज़ारा देखो यार सामने, मतलब बहुत सुंदर है। साउथ आइलैंड ज़्यादातर लोग कहते हैं ज़्यादा सुंदर है, बट अभी हम नॉर्थ आइलैंड में ही हैं, और नॉर्थ में भी भाई खूबसूरती एक नंबर की है। स्पेशली ये जो घर वर बने हुए हैं, सामने पहाड़ियाँ देखो, सर्दियों में भी ग्रीनरी देखो, मज़ेदार यार। मतलब लाइफ में एक बार आके ज़रूर करो रोड ट्रिप, मज़ा आ जाएगा आपको। भले ही आरवी मत लो, गाड़ी से कर लो, पर करना ज़रूर।